गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है भारतीय शिक्षा का इतिहास, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आज के इस कोरोना के महामारी के समय में हम सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्राचीन काल में जो शिक्षा, पहले चैप्टर का नाम है हमारा प्राचीन काल में या गुरुकुल प्रणाली या वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा की जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी? वैदिक कालीन शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या थी? वेद थे। ठीक है, वेदों पे आधारित थी हमारी शिक्षा ये। ठीक है, ये वेद पे शिक्षा आधारित थे हमारे, और वेदों द्वारा हमें भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान होती है। उनके बारे में जीवन और दर्शन का ज्ञान होता है। वेद हमारा बहुत ही पुराना ग्रंथ है, उसके बारे में संस्कृति के बारे से जानकारी हमें प्रदान होती है। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल का विस्तार। ठीक है, वैदिक काल का विस्तार कब हुआ? 2500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। ठीक है, तो इसमें देखिए ब्राह्मणों का आधिपत्य था, यानी कि इस काल में ब्राह्मण का पूर्ण रूप से क्या कहते हैं वो आधिपत्य था, यानी कि कुछ भी करना होता था ब्राह्मण ही आगे दिखते थे। अतः वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मण शिक्षा एवं हिंदू शिक्षा की संज्ञा भी दी गई है, यानी कि ब्राह्मणों का आधिपत्य होने के कारण से इस शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मण शिक्षा या हिंदू शिक्षा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इस वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है: विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के समान प्राचीन काल में भारतवासियों ने भी शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक और सीमित दोनों अर्थों में किया गया है। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार व्यापक अर्थ में, यहाँ पे देखिए A.S. अल्तेकर के द्वारा शिक्षा की परिभाषा दिया गया है। A.S. अल्तेकर क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, उनको देखिए, व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना ही शिक्षा माना है उन्होंने। इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीमित अर्थ में, ये हमारा क्या था? व्यापक अर्थ में था। व्यापक अर्थ का शिक्षा का ये होता है कि शिक्षा हमारा आजीवन, यानी कि कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इंसान या मनुष्य हर जगह, हर किसी से, हर समय, हर वक्त कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना है, इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानी गई है। तो इसका सीमित अर्थ है, सीमित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि आज के उसमें देखें आधुनिक युग में, तो जो हमारा संकुचित अर्थ है शिक्षा का, वह जो विद्यालय शिक्षा है उसको हम शिक्षा का संकुचित अर्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा का आरंभ प्रकृति के प्रकृति के पर्यावरण में हुआ था, प्रकृति के गोद में हुआ था, और मानव की मूलभूत जिज्ञासा की शांति के लिए हुआ था। भारत में शिक्षा के तत्व प्रणाली तथा संगठन का प्रारूप प्राय वैदिक युग से ही माना जाता है। वैदिक काल से ही शिक्षा का वो प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो एक और देखिए यहाँ पे, भारत की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व के इतिहास में प्राचीनतम है। आज का भारत जो कुछ है वह अपनी गत 5000 वर्ष की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत की देन मानी जाती है। प्राचीन भारत की शिक्षा एवं समाज की जानकारी देने वाले ग्रंथों में वेदों का पहला स्थान माना जाता है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है, प्राचीनतम
वैदिक काल के जन्म से ही हम भारतीय साहित्य को पूर्ण रूपेण धर्म में प्रभावित करते हैं या देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, यहाँ पे हम प्राचीन या वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, सबसे पहले गुरु गुरुकुल में इनका प्रवेश होता था, और गुरुकुल में प्रवेश होने के उपरांत इनका एक संस्कार किया जाता था। उस संस्कार का नाम था उपनयन संस्कार। और यहाँ पे गुरुकुल में प्रवेश सबके लिए वर्जित नहीं था, सिर्फ शूद्रों के लिए वर्जित था, क्योंकि शूद्रों का कार्य था कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी कि इन तीनों की सेवा करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब उपनयन संस्कार होता है तो इसके लिए अलग अलग समय का निर्धारण किया गया है हर जाति और धर्म के लिए। तो ब्राह्मणों के लिए है 8 वर्ष, ठीक है, और क्षत्रियों के लिए है 10 वर्ष, और ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, और क्या हो गए, वैश्य हो गए। ठीक है, तो वैश्य हो गए वैश्यों के लिए हमारा 11 वर्ष का समय का निर्धारण किया गया है। इतने वर्ष के बच्चों को उपनयन संस्कार के करने के उपरांत उनको गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था, और गुरुकुल में प्रवेश के उपरांत उनकी शिक्षा दीक्षा कराई जाती थी। और गुरुकुल में प्रवेश के दौरान क्या होता था, वहाँ पे गुरुकुल में जैसे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जैसे जिस वर्ण का बालक होता था, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो उस हिसाब से उसका प्रवेश किया जाता था। और सारे बालकों को एक जगह खड़ा करके उनका सिर मुंडवा करके वस्त्र धारण करवा करके सफ़ेद या गेरुआ जो भी है वस्त्र धारण करवा करके उनको गायत्री मंत्र बोलने के लिए कहा जाता था। ठीक है, तो गायत्री मंत्र बोलते थे वो, और उसके बाद उनका उसमें गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था। ठीक है, तो उसके बाद है उनकी शिक्षा दीक्षा या उनकी शिक्षा प्रणाली शुरू हो जाती थी। और गुरुकुल के कुछ नियम होते थे, जैसे कि सुबह उठना और नित्य कर्म से निवृत्त हो करके और गुरुओं की सेवा करना, पानी ले आना नदियों से, जंगलों से, लकड़ियाँ काट के लाना, गुरु की सेवा करना, खाना बनाना इत्यादि, भिक्षा मांगने जाना, ये सब क्या था, गुरुकुल का नियम था। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।